हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के जो हम 2000 प्रश्न करने वाले हैं उसका आज हम भाग 2 करने वाले हैं। ये जून 2023 से अक्टूबर 2023 तक रहेगा। मध्य प्रदेश के साथ साथ इसमें हम जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट रहेंगे वो भी हम करते जाएंगे। साथ साथ में और भी डिटेल बताती जाऊंगी, तो अगर कॉपी पेन हो तो कॉपी पेन पे नोट डाउन करते जाइएगा कि इसके अंतर्गत और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ये जिससे मैं करा रही हूँ, हमारे जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 2 बाइंडिंग फाइल आपके पास आएंगी। उनके साथ ये जो पत्रिका है वो मुफ्त दी जा रही है आपको करंट की, जिससे आप करंट के लिए अलग से भी पढ़ सकें। वन लाइनर क्वेश्चन भी है इसमें, एमसीक्यू फॉर्म भी है, दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग रूप में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना है वो 2021-22 में आरंभ की गई थी और वर्तमान में इसको मध्य प्रदेश इसके क्रियान्वयन में प्रथम आया है। और इसका जो उद्देश्य था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना, मतलब जो जनजाति वाले गांव हैं, विकसित जनजाति वाले जो गांव हैं, उनको आदर्श स्तर तक लाना। आदर्श स्तर का मतलब है कि वहाँ सभी बुनियादी सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराना, सभी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। जनजाति कार्य मंत्रालय के दौरान इस योजना का आरंभ किया गया और इसमें 2021-22 से 2025-26 के दौरान जितने भी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं उनको आदर्श गांव बनाए जाने की इसके अंतर्गत योजना है। वर्तमान में इसको किस ने कौन सा इसमें प्रथम आया है, तो वर्तमान में ये मध्य प्रदेश प्रथम आया है। इसकी जो मूल योजना आई थी वो 2009-10 में आ गई थी, लेकिन इसका जो संशोधित आया था 2021-22 में आया था, जिसमें लक्ष्य रखा गया था 2025-26 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे नॉर्मली अगर यही पूछे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब आरंभ हुई थी, तो आपको लगाना है 2010, ये याद रखिएगा। आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्राथमिक चरण किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो प्राथमिक चरण आरंभ हुआ था 2010 में। अभी वर्तमान में जो चरण चल रहा है वो 2020-21 वाला चल रहा है। 2010 में इसको आरंभ किया गया था। और इस गांव को ऐसा भी आ सकता है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में किस प्रकार की जातियों को सूचित किया गया है, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में ऐसी जातियों को सूचित किया गया है जो अनुसूचित जाति के हैं। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो 50% से ऊपर है, ऐसे क्षेत्र पीएम आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आएंगे। और इसमें जो केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर का अलग अलग भाग रहता है, 1:1:1:2 ये भाग रहता है। इसमें ग्राम स्तर का भाग 2 रहता है, मतलब ग्राम स्तर को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला यूनिटी मॉल। भारत का जो पहला यूनिटी मॉल बन रहा है वो उज्जैन में बन रहा है। 10 अगस्त को जो मध्य प्रदेश के नगरीय एवं आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में यूनिटी मॉल बनेगा और इसके लिए 284 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे बन रहा है, उज्जैन में। 284 करोड़ रुपए इसके स्वीकृत हो चुके हैं। यूनिटी मतलब एकता, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है, तो ये है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ये 7500 वर्ग फीट में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई की एम्पायरिंग पैनल में शामिल निधि बुले और रितिका बुले बीसीसीआई की एम्पायरिंग पैनल में शामिल हुई। ये दोनों ही क्रिकेटर हैं और इनको बीसीसीआई पैनल में जगह दे दी गई है। निधि बुले और रितिका समेत 4 महिलाएं बीसीसीआई के एम्पायरिंग पैनल में शामिल हुई हैं। क्योंकि ये मध्य प्रदेश की हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। बीसीसीआई की अगर बात करें तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है, ये भारत में क्रिकेट का एक सबसे बड़ा निकाय है। और ये जो निकाय है वो तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गठित हुआ था। और बीसीसीआई की स्थापना की अगर बात करें तो 1928-29 में इसकी स्थापना हुई थी।
और इसके अध्यक्ष वर्तमान में बात करें तो रोज़र बिन्नी है और मुख्यालय इसका है मुंबई में। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी हो गई है और बाघों के लिए कौन सा स्टेट जो है नंबर 1 पे है। तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में 785 बाघ है और इससे मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और वर्तमान में अगर कुल बाघों की संख्या देखी जाए तो कुल अगर भारत में बाघों की संख्या देखी जाए तो 3167 बाघ हैं। 3167 टोटल बाघ हैं। और मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं। और आपसे पूछे कि पिछले जो बाघों की गणना हुई थी उससे मध्य प्रदेश में कितने बाघ और बढ़ गए हैं, तो हर 4 साल में गणना होती है। 259 बाघ इसमें बढ़ गए हैं। 2018 में 2967 बाघ थे और वर्तमान में 3167 बाघ है। शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के मेड़ के मैदानों, इनमें बाघों की आबादी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा मध्य भारत में भी बाघों की संख्या बढ़ गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल 53 टाइगर रिजर्व अभी हमारे भारत में हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत जो ट्रेन है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मोदी जी ने भोपाल का जो कमलापति रेलवे स्टेशन है, जिसको पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहा जाता था, वहाँ से 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक्सप्रेस दिखाई और जिनमें भोपाल से रानी कमलापति, जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मड़गांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस जो गोवा की रहेगी, धारवाड़ बेंगलोर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। और मध्य प्रदेश को ये झंडी दिखाई है इतनी ट्रेनों को। इसके बाद ये है कि मध्य प्रदेश को इस बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन भी मिलने जा रही हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला है 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो खिताब है वो किसने जीता है? वो मध्य प्रदेश ने जीता है। ये जो हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी ये उड़ीसा के राउरकेला में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हुई थी? राउरकेला में हुई थी। और इसमें मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया और ये खिताब अपने नाम किया। मध्य प्रदेश ने किसको हराया? मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के ये खिताब अपने नाम किया। तो याद रखिएगा 13वीं हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस मध्य प्रदेश ने जीता? किसको हरा के जीता? चंडीगढ़ को हरा के जीता। और ये कहाँ पे हुई थी? राउरकेला में हुई थी और 4-2 से मध्य प्रदेश ने इसको हराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हॉकी की चैंपियनशिप थी, मध्य प्रदेश प्रथम आया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लिखा भी है, मध्य प्रदेश ने इस प्रतियोगिता में चंडीगढ़ को हराया, अगर ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है चंबल अभयारण्य के खातियार गिर को रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। देखो खातियार गिर का जो एक इको रीजन वेटलैंड है और हाल ही में जुलाई 2023 में इसको शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव दिया है। 12 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी, पर्यावरण मंत्री जो है मध्य प्रदेश के हरदीप सिंह डंग उनकी अध्यक्षता में। उन्होंने बताया कि चंबल अभयारण्य में एक खातियार गिर है, ये नाम याद रखिएगा। खातियार गिर ये कहाँ पर है? चंबल अभयारण्य में है। उन्होंने इसको जो रामसर साइट है उसमें शामिल करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश में टोटल अभी कितने रामसर साइट हैं? मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हैं। कितने हैं? आर्द्र भूमि स्थल को रामसर साइट कहा जाता है। रामसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि का वो ईरान के रामसर में हुआ था, इसलिए इसको रामसर साइट बोला जाता है। और चंबल अभयारण्य के खातियार गिर को रामसर साइट में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के टोटल 4 स्थल जो है वो रामसर साइट में है। इसमें इंदौर की यशवंत सागर झील है, सिरपुर तालाब है इंदौर का, माधव राष्ट्रीय पार्क शिवपुरी का है और शिवपुरी की सांख्य सागर जो झील है
उसको पिछले साल ही केंद्र शासन ने रामसर साइट का दर्जा किया। इसके बाद धार वेटलैंड जो कॉम्प्लेक्स है, जो जिसमें धार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में धूप सागर, देवी सागर और मुंज सागर आता है, याद रखिएगा। एक धार जो वेटलैंड जिसको प्रस्तावित किया है उसमें 3 झीलें आती हैं, कौन सी लिख लीजिएगा। एक आता है धूप सागर, एक आता है देवी सागर, एक आता है धूप सागर, एक आता है देवी सागर और एक आता है मुंज सागर। ये इसकी डिटेल में आपको जो टेस्ट के साथ आपको एक ग्रुप मिला होगा और प्रीलिम्स के नोट्स के साथ आपको ग्रुप मिला होगा, उसमें ये डिटेल भेज दूंगी, तो या लिख लीजिएगा। और सिरपुर तालाब और शाजापुर की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसके बाद जो बैठक हुई थी उसमें ये भी बताया गया था कि मध्य प्रदेश में 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 15,000 से अधिक तालाबों का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद रामसर जो साइट है या रामसर जो सम्मेलन है वो 1971 से आयोजित हो रहा है। 1971 है उस अभी से ही जो साइट जो जितनी भी आर्द्र भूमि है उनको शामिल करने का निर्णय लिया जा रहा है और इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। और इनके जो कन्वेंशन होता है, इनका जो संरक्षण होता है, उनको रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। रामसर सम्मेलन 1971 में एक यूनेस्को द्वारा स्थापित एक संधि है। ये जो रामसर जो साइट होती है, रामसर जो नाम है, ये 1971 से पड़ा है। 1971 में एक रामसर में संधि हुई थी। रामसर क्या है मैंने बताया, ईरान में एक जगह का नाम है रामसर, वहाँ पे आर्द्रभूमि संधि हुई थी। और ये जो संधि हुई थी ये प्रभाव में आई थी 1975 से। तो ये ध्यान रखना। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद तमिलनाडु राज्य में 14 में से अधिक रामसर साइटें हैं, तो ये याद रखना। इसके तमिलनाडु के भी हाल ही में बहुत सारी रामसर साइट को जोड़ दिया गया है, जिससे तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या ज़्यादा हो गई। जो आपको यूनिट 7 के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें रामसर साइट के संपूर्ण क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं। आपसे पूछें कि भारत में अब तक कुल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? भारत में अब तक कुल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के, भारत, तमिलनाडु के बहुत सारे रामसर स्थल को शामिल किया गया है, जिससे इनकी संख्या जो है वो 75 पर पहुंच गई है। 11 नई आर्द्र भूमि को इसमें जोड़ दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। रामसर साइट कितने हो चुके हैं? 75 हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी याद रखिएगा, चंबल अभ्यारण्य का खातियार गिर। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 को कब मंजूरी दी है? 12 जुलाई 2023 को दी है। कब दी है? 12 जुलाई 2023 को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 को कब मंजूरी दी? 12 जुलाई 2023 को। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और कमेंट बॉक्स में मैं व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल दूंगी। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से मिलेंगे आपको? ये हमारी रामबाण प्री टेस्ट महाअभ्यासिका है। इसमें आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपको एक करंट की अभ्यासिका फ्री मिलेगी, जो कि इस तरह से मिलेगी करंट की अभ्यासिका। टोटल ये आपको 3 बुकलेट मिलेंगी। 3 बुकलेट क्यों मिलेंगी इसका कारण भी बता देती हूँ मैं। ये जो हमारी प्रश्नोत्तरी है ये 10,000 प्रश्नों की है। 10,000 प्रश्नों में 800 पेजेस लगभग जा रहे हैं। साथ में आपको ये करंट भी मिलेगा, तो लगभग 1,000 पेजेस जा रहे हैं। तो 1,000 पेजेस की अगर हम एक बाइंडिंग कराते तो वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और कैरी करने में आपको प्रॉब्लम होती। इसलिए हमने अलग से 2 बुकलेट में बाइंडिंग करवाया है और करंट का स्टेपलर कराया है, ताकि आपको पढ़ने में अलग अलग आसानी रहे। 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह है। यकीन मानिए इन्हीं को ही बहुत अच्छे से लगाइए। ग्रुप में जो देती जा रही हूँ वो करिए। ग्रुप आपको हमारे टेस्ट जैसे ही आप हमारे टेस्ट का पेमेंट करेंगे आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती है। इसके अलावा ये जो शुरू के 50 लोगों को जो चार्ज है वो 1399 प्लस कुरियर है। कुरियर आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लग जाएगा, जो कि 70-100 रुपये तक लगता है।
इसके अलावा जैसे ही आप मुझे बोलेंगे कि आपको नोट्स लेना है, आपको अपना एड्रेस सेंड करना पड़ेगा। अगर आपको हार्ड कॉपी लेना है, सॉफ्ट कॉपी लेना है, सॉफ्ट कॉपी PDF में मिलेगी जिसका चार्ज 499 रुपये है। सॉफ्ट कॉपी के लिए अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको तुरंत दे दी जाएगी। हार्ड कॉपी 6 से 7 वर्किंग डेज में आपके पास पहुँचेगी। त्योहारी सीज़न है तो जितना जल्दी आप बुकिंग करेंगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा और एग्ज़ाम आने में भी टाइम नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपनी बुकिंग जल्दी करवा दीजिए। हर यूनिट से लगभग 1,000 प्रश्न लिए गए हैं। करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोर्स की जो है ज़्यादा वेटेज दिया है, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जा रहा है पिछले एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी इसको लेना चाहते हैं, ये ऊपर नंबर दिया है 62 60 190 944 6260190944। ये हमारा नंबर है 62 60 1190 नहीं है, ये 190 है 944। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन आप मुझे 1 बजे के बाद कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए हो मिल जाएगी। शुरू के 50 लोगों को ये 8399 चार्ज है, बाकी उसके बाद में ये 1500 रुपये हो जाएगा। मैं बता चुकी हूँ, लगभग 1000 पेजेस है जिसमें हमको बाइंडिंग भी करानी है और कुरियर भी कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूबीना फ्रांसिस को मध्य प्रदेश का गौरव बोला जाता है। याद रखिएगा, रूबीना जो शूटर हैं एक, और इन्होंने ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया है और इंटरनेशनल जो शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में ये 5वें स्थान पर आई हैं। ये भी याद रखिएगा। 24 साल इनकी उम्र है और इनको ओलंपिक एथलीट कहा जाता है। ये पैरा पिस्टल शूटर हैं ये भी आपको याद रखना ना। और इन्होंने अभी जबलपुर की है ये रूबीना फ्रांसिस, ये भी याद रखिएगा। रूबीना फ्रांसिस क्या है? रूबीना फ्रांसिस एक जबलपुर की पैरा शूटर हैं, ये आपको याद रखना है। इन्होंने फ्रांस में भी 2022 में परचम ले रहा था और मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी से ये ट्रेनिंग ले रही हैं। पैरों से ठीक में पहले खड़े भी नहीं हो पाती थी और उन्होंने देश को गोल्ड मेडल भी दिलाया है। और इन्होंने अभी वर्ल्ड शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड 2023 चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है 10 मीटर पिस्टल इवेंट में। याद रखिएगा, वर्ल्ड शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। इनको मध्य प्रदेश गौरव का सम्मान भी मिला है। इसके बाद ये एशियन गेम्स में भी इन्होंने पदक जीता है। 40% ये दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने उसको कभी अपने पे हावी नहीं होने दिया है। और जबलपुर की हैं ये सभी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की गौरव है, इसलिए इनका क्वेश्चन बनता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि ये मतलब ये कहाँ की हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का 54वां जिला पांडुरा बना है, छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। मध्य प्रदेश का 54वां जिला पांडुरा बना है, छिंदवाड़ा से अलग होगा। कब बना है? डेट भी आपसे पूछ सकते हैं। 5 अक्टूबर 2023। 5 अक्टूबर 2023 को ही छिंदवाड़ा से पांडुरा बना है और 5 अक्टूबर 2023 को 55वां जिला सतना से अलग होकर मैयर बन गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या बढ़ गई है। 5 अक्टूबर 2023 को ये बन गया है। इसके पहले नागदा को भी घोषित किया था, लेकिन वो बन नहीं पाया, इन दोनों को बना दिया है। अगला है, इंदौर में G20 के तहत रोजगार कार्य समूह, जिसको EWG बोलते हैं। ई मतलब एम्प्लॉय, वर्क मतलब एम्प्लॉयमेंट, वर्क कार्य मतलब वर्क और जी मतलब ग्रुप। तो EWG रोजगार कार्य समूह और श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की चौथी और अंतिम बैठक कहाँ पे हुई? इंदौर में। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि ये G20 का पूरा मेजबानी हम कर रहे थे और
किस कहाँ कहाँ पे हुई हैं, कौन कौन सी बैठक हुई है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2023 की पूरी जो 2023 का जो पूरा बैठकें हैं वो हमारे भारत में ही होने वाली हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कहाँ पे? भारत मंडपम में सफलतापूर्वक ही आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नॉलेज कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो ये इंदौर से ग्वालियर तक बनेगा। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये बनेगा कहाँ से कहाँ तक? इंदौर से ग्वालियर तक। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा कॉरिडोर? नॉलेज कॉरिडोर मध्य प्रदेश में इंदौर से ग्वालियर तक बनेगा। और ये 5 शहर इसके बीच आते हैं, इंदौर आता है, उज्जैन आता है, देवास आता है। यहाँ के जो लोग होते हैं, भोपाल और ग्वालियर, ये ग्वालियर का जो मालनपुर है वहाँ तक ये जाएगा नॉलेज कॉरिडोर। इंदौर से ग्वालियर तक, याद रखना ये बीच इंदौर से भोपाल आए तो मत लगाना, इंदौर से ग्वालियर तक आएगा। और इसमें इस अवधारणा इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और ग्वालियर के मालनपुर को चयनित किया है। इसे नॉलेज ऑफ साइंस कॉरिडोर नाम दिया है। क्या दिया है? नॉलेज ऑफ साइंस कॉरिडोर नाम दिया है। ये 7 बिंदुओं पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नॉलेज कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? इंदौर से ग्वालियर तक बन रहा है। और देवी अहिल्याबाई जो विश्वविद्यालय है के स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के हेड डॉक्टर तुषार बनर्जी इसके सदस्य हैं। भारतीय, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। इंदौर से ग्वालियर होगा, 5 इसमें शहर इसमें चयनित होंगे। भारतीय पैरा टीम में मध्य प्रदेश के कितने कैनो खिलाड़ी चयनित हुए एशियन गेम्स के लिए? देखो, चीन के हांगझो में 19वें एशियन गेम्स हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश खेल अकादमी के 19 खिलाड़ी गए थे। और मध्य प्रदेश के जो बाहर के खिलाड़ी हैं लेकिन मध्य प्रदेश में आए हैं, उसके 11 खिलाड़ी गए थे। और ऐसे 3 खिलाड़ी जो 7 पूर्व खिलाड़ी चले गए थे। इस प्रकार से टोटल 43 सदस्य एशियन गेम्स में गए थे, मतलब मध्य प्रदेश से 43 खिलाड़ी एशियन गेम्स में गए थे। बात चल रही है यहाँ पर मध्य पैरा टीम में कितने कैनो खिलाड़ी चयनित हुए, तो 7 खिलाड़ी भारतीय पैरा टीम में चयनित हुए हैं। याद रखिएगा, एशियन गेम्स में चीन प्रथम आया है और भारत का स्थान चौथा आया है। निधि बोले और रितिका बोले बीसीसीआई के अंपायरिंग पैनल में शामिल हुए, ये हमने अभी पढ़ा है। और इन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ से प्रथम श्रेणी में मैच खेले हैं। मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार, देखो एकलव्य जो पुरस्कार है वो जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। 1994-95 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में इसको बढ़ा दी गई है। 11 एकलव्य खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश में ये पुरस्कार प्रदान वर्तमान में किया गया है। विक्रम पुरस्कार के लिए 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। विक्रम पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी और ये सर्वोच्च राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार में से एक है। इसके तहत 5 लाख की राशि दी जाती है। वर्तमान में 10 खिलाड़ियों का इसमें चयन किया गया है। फ्रेंड्स, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए और कमेंट भी करते जाइएगा। 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इंदौर के अनिल ध्यूपर को मिला है, जो कि टेनिस खिलाड़ी। ये भी पूछ सकते हैं, जो अनिल ध्यूपर को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है वो किस खेल को खेलते हैं, तो वो टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया गया है? विश्वामित्र पुरस्कार भोपाल की रश्मि मालवीय को दिया गया है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। विश्वामित्र पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऐसे खेल प्रशिक्षक जिनके न्यूनतम 2 प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया हो। और इसकी जो पुरस्कार राशि वर्तमान में बढ़ा दी गई है और विक्रम पुरस्कार की 5 लाख कर दी गई है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी
विश्वामित्र पुरस्कार की, एक सेकेंड, मेरा क्या है थोड़ी सी कफ हो रहा है ना, तो मेरे को बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, पर एग्ज़ाम में भी बहुत कम समय है, इसलिए मैं सोच रही थी कि वीडियो आपको बना दिया जाए। 29 अगस्त को ये जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस पड़ता है। और विश्वामित्र पुरस्कार 2022 भोपाल की रश्मि मालवीय को दिया गया। 1994 में विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना हुई थी। कब हुई थी विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना? 1994 में हुई थी। रश्मि मालवीय जो कि टेनिस प्लेयर है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए, इसमें पहले 1.5 लाख दी जाती थी, अब राशि 2.5 लाख हो गई है। यूनिटी मॉल उज्जैन में बना है और भारत सरकार ने 284 करोड़ रुपए इसको ले लिए दिए हैं। किशोर कुमार सम्मान 2022 का धर्मेंद्र को दिया गया। किसको दिया गया? इसमें 5 लाख रुपए राशि किशोर सम्मान में दी जाती है और 2022 का किसको दिया गया है? धर्मेंद्र को दिया गया है, ये याद रखिएगा। और 1997-98 में किशोर सम्मान की स्थापना हुई थी। कितनी हुई थी? 1997-98 में किशोर सम्मान की स्थापना हुई थी। किशोर कुमार सम्मान को मतलब पहली बार दिया था, 2022 में धर्मेंद्र को दिया गया। मध्य प्रदेश में और 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश में अब वर्तमान में 17 नगर निगम हो गए हैं और 17वां नगर निगम भिंड को बनाया गया। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रथम, ये हमने पढ़ चुका। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।